Hello students, welcome to my channel Biohealth Academy. So we are doing non-Mendelism, that is deviations from Mendelism. And till now we have completed incomplete dominance, codominance and multiple alleles with so many examples. And मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारी जो है समझ लिया होगा, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो नाउ वी विल डू प्लियोट्रॉपिक जीन्स और द फिनोमिना प्लियोट्रॉपी. सो व्हाट इज़ दैट, लेट्स डू दैट. ठीक है, सो इसको भी हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ ही करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा जो आइडिया है प्लियोट्रॉपी का वो मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में हमने एग्जांपल्स की थी तो उसमें आया था. तो थोड़ा सा लिटिल जो आइडिया है वो आपको मैं दे चुकी हूँ. तो इसको अब अच्छी तरह से करते हैं. तो वही एग्जाम्पल्स हम दोबारा से भी लेंगे. तो देखते हैं. सो प्लियोट्रॉपी क्या है. सो प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होती हैं. ठीक है, तो इससे पहले कि इसको करें हम, तो मैं आपको एक एग्जांपल दी थी कि मान लो कि जैसे मैं लेक्चरर बायोलॉजी हूँ, तो मेरा जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टेकिंग क्लासेस ऑफ बायोलॉजी और टीचिंग बायोलॉजी. तो ये मेरा प्राइमरी इफेक्ट है, प्राइमरी रोल है, मेजर इफेक्ट है आप कह सकते हो. अब जब मैं घर पे हूँ तो मैं और भी कई काम करूँगी. ठीक है, जैसे खाना बनाना हो गया. ठीक है, जहाँ और घर के जो काम है, ठीक है, 3-4 काम जो है मान लो, तो वो सारे जो है काम मैं घर के करूँगी तो वो मेरे सेकेंडरी हो गए. ठीक है, तो दीज आर सेकेंडरी वर्क्स फॉर मी. तो अब मान लो कि कल को मुझे जो है मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो मेरा प्राइमरी जो फंक्शन है वो भी इफेक्ट होगा, पर उसके साथ साथ सेकेंडरी भी इफेक्ट होंगे. ठीक है, सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इफेक्ट होंगे एट द सेम टाइम. तो बिल्कुल इसी तरह से. ठीक है, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल ली तो यू कैन से दैट आई एम जस्ट लाइक ए प्लियोट्रॉपिक जीन. ठीक है, विद मल्टीपल इफेक्ट्स. ठीक है, तो जीन विद मल्टीपल इफेक्ट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. ठीक है, तो जो कई जो है काम साइमल्टेनियसली जो है इन्फ्लुएंस करे, कई करेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे, कई ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करे एट द सेम टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. तो लेट्स डू. प्लियोट्रॉपिक क्या है. द फिनोमिना और द कंडीशन in which a single gene, yeah, so this is the main thing, single gene influences more than one characters. ठीक है, और डेफिनेटली ये जो करेक्टर्स है वो अनरिलेटेड है. ठीक है, अनरिलेटेड फिनोटाइप्स होंगे ये. ठीक है, अनरिलेटेड फिनोटाइप्स हैं ये. तो एक से ज्यादा जो करेक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है. तो देन सच फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपी. ठीक है, दिस कंडीशन और दिस इज कॉल्ड एज phenomenon is called as pleiotropy. तो सच जीन, सिंगल जीन, दिस सिंगल जीन. ठीक है, और इसके जैसी और कई जीन्स जो ऐसा ही करती हैं, विद मल्टीपल इफेक्ट्स आर कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स. ठीक है जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. ठीक है, कि जो जीन्स के कई काम हो, कई उसमें कह लो कि काम जो है उनमें वो इन्फ्लुएंस करती हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स. एंड condition or the phenomenon in which a single gene influences more than one characters is called as a pleiotropy. तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन पार्ट. तो उसके बाद अब जैसे मैंने कहा, अपनी एग्जांपल दी, तो एक जो काम है इस जीन का, क्या एक ट्रेड जिसको वो कंट्रोल करती है, जब करेक्टर जिसको कंट्रोल करती है, वो उसका मेन इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट है, मतलब वो उसका मेन काम है. ठीक है जी. पर अब जिसके ऊपर वो कम थोड़ा सा ध्यान देती है, कम कंट्रोल करती है, तो क्योंकि जो बाकी ट्रेड्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनकी अपनी भी जीन्स हैं. ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से करेक्टर्स लिख देती हूँ कि ये करेक्टर्स हैं, अनरिलेटेड फिनोटाइप्स हैं ये. ठीक है, तो अब कोई जीन जो है वो इस करेक्टर को तो मेनली इफेक्ट करती है, उसका वो ये मेन करेक्टर है, और इन तीनों को वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, उसके साथ भी जुड़ी हुई है, तो वो उसके सेकेंडरी जो है इफेक्ट्स हो गए, सेकेंडरी करेक्टर्स हो गए जिनको वो कंट्रोल कर रही है. पर इन करेक्टर्स के लिए अपनी भी प्राइमरी जीन्स होंगी, जो इसको जिनके लिए वो ये वाला जो करेक्टर है वो प्राइमरी होगा बिल्कुल, तो वो अलग बात है. तो पर ये जो है दूसरे की जो दूसरी जीन्स के जो करेक्टर्स हैं उनमें भी टांग अपनी अड़ाती है. क्या ये वाली जो जीन है, तो इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मतलब तो इसलिए इनकी अपनी जीन्स हैं, पर ये जीन जो है ये इनके उसमें भी अपना कंट्रोल करती है थोड़ा सा. तो इसलिए इस जीन को जो इस मेन फंक्शन को कंट्रोल करे और साथ में इनको भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करे, तो उसको कहेंगे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन.
तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन, ये इसके सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। सो मेजर इफेक्ट, माइनर कह लो इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है जी। मेजर, माइनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं ये अनरिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी मैं बताऊंगी कि ये जो जीन है एक्चुअली ये कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज को जो है कंट्रोल करती है, जो आपस में इंटररिलेटेड है एक्चुअली। ये ऐसा क्यों होता है कि ये जब जीन जो है इनको भी कंट्रोल कर रही है, तो क्यों ऐसा होता है कि ये जो जीन है कुछ ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करती है, 3-4, जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, इंटररिलेटेड है। और उन मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से ही तो ये 3-4 जो फिनोटाइप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो 3-4 मेटाबॉलिक पाथवेज जो आपस में जुड़े हुए हैं, किसी तरह से रिलेटेड हैं, तो उनको ये जीन इफेक्ट करती है। और इन मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से ही सो ये जो 3-4 जो फिनोटाइप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सो ये जो है एक इसका मेजर इफेक्ट आ जाता है और बाकी जो है उसके सेकेंडरी आ जाते हैं। तो इसलिए ये जीन विद मल्टीपल इफेक्ट्स बन जाती है, ठीक है जी। तो ये हो गई जीन विद मल्टीपल इफेक्ट्स इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। तो अब हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स में मैक्सिमम जो करेक्टर्स इनहेरिटेड हैं फ्रॉम द वन पेरेंट टू फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी, सो मोस्ट ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय द प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि 200 के करीब जो है सो इनहेरिटेड करेक्टर्स हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो है वो प्लियोट्रॉपिक जीन्स जो है उनको कंट्रोल करती हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। सो पहली एग्जांपल जो है हमारी फर्स्ट जो है सिकल सेल एनीमिया। सो यू आर फेमिलियर विद दिस एग्जांपल, वी हैव डन इट इन द कोडोमिनेंस लिटिल बिट अबाउट दैट। सो ये हम लोगों ने ऐसे किया था कि ये HB कैपिटल है, HB स्मॉल एस, ये दोनों जीन्स जो हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में दे आर कोडोमिनेंट विद ईच अदर, ठीक है। सो दिस विल प्रोड्यूस इट्स ओन फुल इफेक्ट, दिस विल प्रोड्यूस इट्स ओन फुल इफेक्ट। सो इसलिए आरबीसी नॉर्मल वाले भी हैं और आरबीसी सिकल शेप्ड भी है इस रिसेसिव जीन, म्यूटेटेड जीन की वजह से। तो इसलिए ये हमने कोडोमिनेंस में किया था। तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन, ठीक है। ऑटोसोम्स के बारे में आपको पता है। तो ये मैंने 3 कंडीशंस बनाई हैं। सो ये इस जीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HB कैपिटल ए, HB कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन, मतलब HB कैपिटल ए हो गया। तो ये होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट कंडीशन में पर्सन इज नॉर्मल, नॉर्मल बिल्कुल हीमोग्लोबिन की शेप है एंड नॉर्मल ही आरबीसी की शेप है। सो पर्सन इज नॉर्मल। तो उसके बाद इसकी जो रिसेसिव जीन है वो HB स्मॉल ए लिखेंगे हम लोग। तो स्मॉल ए इसकी रिसेसिव एलील है, पर उसकी म्यूटेशन हो जाती है तो हमने सिंबल उसका डिफरेंट ले लिया, स्मॉल एस कर दिया, सिक्कल से स्मॉल एस कर दिया। सो वैसे तो जो म्यूटेटेड जीन है, रिसेसिव जीन है, वो खुद ही म्यूटेटेड जीन होती है, ठीक है, पर म्यूटेशन से ही बनती है। पर ये है कि उसमें कुछ चेंज अगर आ जाए तो वो डिफेक्टिव जीन और बन गई। सो HB स्मॉल एस, HB स्मॉल एस। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव पर्सन हो गया। So this is suffering from sickle cell anemia, and all the hemoglobin and RBCs will be of sickle shape, and this person will not survive beyond 20 years of age. This will die at the 20 and will not be able to pass these defective genes to the next generation. तो देन थर्ड कंडीशन हेट्रोजाइगस की, वो मैंने बताई आपको कि पर्सन जो है वो सिकल सेल ट्रेट है उसको, मतलब इसको अनीमिया नहीं कहेंगे हम लोग, ट्रेट है, उसके पास नॉर्मल आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन भी है। दिस पर्सन विल सर्वाइव विद माइनर डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए तो ये अब जो जीन है हमारे पास HB कैपिटल ए या HB स्मॉल ए वाली, तो ये जो जीन है ये प्लियोट्रॉपिक जीन कैसे है, तो ये इसका शेप ऑफ हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करना, ये इसका मेजर इफेक्ट है, एंड शेप ऑफ आरबीसी को भी कंट्रोल करना, एंड इलास्टिसिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। सो ये भी फ्रेजाइल हो जाती है, मेम्ब्रेन टूट जाती है जल्दी, ठीक है। तो इसलिए उसको कंट्रोल भी करता है ये। तो इसलिए ये सेकेंडरी इफेक्ट है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की है उसको भी इफेक्ट करता है। तो ये जो 3 है ये सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, ये इसका मेजर इफेक्ट है। तो मल्टीपल इफेक्ट्स हो गए, तो प्लियोट्रॉपिक जीन हो गए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं गार्डन पी। गार्डन पी जो है उसमें जीन है एक प्लियोट्रॉपिक, वो फ्लावर कलर को कंट्रोल करती है जो जीन, वो उसका मेजर इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट है, पर वो 2 और भी सेकेंडरी इफेक्ट्स को कंट्रोल करती है, करेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो वो कौन से हैं, सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट्स इन द लीफ एक्सिल्स। सो लीफ है, ठीक है, तो उसके एक्सिल में यहाँ पे रेड स्पॉट्स होंगे।
तो ये दो इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं और ये इसका प्राइमरी, तो ये भी एक प्लियोट्रोपिक जीन ही है। तो आप देख रहे हो कि ये जो करेक्टर्स हैं वो मैंने लिखा था ना अनरिलेटेड फिनोटाइप्स, तो अनरिलेटेड फिनोटाइप्स जो है उनको कंट्रोल करती है। पर एक चीज़ और कही थी कि ये जो जीन है वो इंटररिलेटेड उसको पाथवेज को, मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फिनोटाइप्स आते हैं जो अनरिलेटेड होते हैं, बट वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो आपस में क्योंकि रिलेटेड हैं, तो इसलिए फिर वो सारे के सारे फिनोटाइप्स इफेक्ट हो जाते हैं इस जीन की वजह से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हमारी जो है प्लियोट्रोपी की सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, पाइजम स्टाइवम, आप फेमिलियर हो इस नाम से। देन इसमें एक जीन है जो स्टार्च सिंथेसिस, ये एग्जांपल भी हमने की थी इफ यू रिमेंबर इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उसमें स्टार्च सिंथेसिस की क्वांटिटी को एक जीन जो है कंट्रोल करती है, कैपिटल बी हमने लिया इसको। देन साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स को भी करती है ये कंट्रोल, जो उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं उनके साइज को। देन सीड की जो शेप है उसको भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि ये जीन जो है इसका मतलब प्लियोट्रोपिक जीन है, ये इसका मेन मेजर इफेक्ट है, प्राइमरी करेक्टर है। सो स्टार्च सिंथेसिस की क्वांटिटी उसी के साथ इंटररिलेटेड जो है, तो मेटाबॉलिक पाथवेज होंगे जिनकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स आते हैं, अनरिलेटेड फिनोटाइप, स्टार्च ग्रेन का साइज एंड सीड की शेप। सो दीज ऑल अनरिलेटेड फिनोटाइप्स, बट मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं जिनको ये जीन कंट्रोल करती है वो रिलेटेड है, आपस में इंटररिलेटेड है। तो अब हम लोगों ने ये किया था कैपिटल बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो अबंडेंट क्वांटिटी स्टार्च की प्रोड्यूस होगी, लॉन्ग साइज के स्टार्च ग्रेन्स आएंगे और शेप जो है वो राउंड होगी, ठीक है। उसके बाद हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाती है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो मीडियम अमाउंट में क्वांटिटी आएगी, इंटरमीडिएट जो है साइज होगा स्टार्च ग्रेन्स का, इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्स होंगे। तो इंटरमीडिएट जब आया तो ये क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका मतलब कैपिटल बी जीन जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल बी। सो कब, दो चीज़ों के लिए, मीडियम दैट इज अमाउंट स्टार्च सिंथेसिस की क्वांटिटी एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए, इन दो के लिए तो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। और इसलिए स्मॉल बी भी अपना थोड़ा सा करेक्टर प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि ये उसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाई, तो इसलिए तो अमाउंट जो है वो मीडियम प्रोड्यूस होगा एंड इंटरमीडिएट साइज जो है स्टार्च ग्रेन्स का होगा। पर जो शेप है सीड की उसके लिए, इस करेक्टर के लिए ये जीन जो है कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला जो इनमें आपस में रिलेशनशिप है कि इस फीचर के लिए ये कंप्लीटली मास्क करती है स्मॉल बी को, इसलिए राउंड शेप आती है, ठीक है जी। तो यही हमने वहां पे किया था कि अलग अलग करेक्टर्स के लिए कभी वही जीन जो है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, कभी वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है, और कभी वो जो है वो को डोमिनेंस शो करती है। तो इसलिए अलग अलग जीन्स में अलग अलग बिहेवियर है। तो अब उसके बाद स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे एंड रिंकल्ड सीड्स आएंगे, ठीक है जी। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बीच में आया था, तो पर ये प्लियोट्रोपिक जीन भी है। तो शेप ऑफ सीड में कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी एंड साइज ऑफ द ग्रेन्स एंड अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। पर वैसे जो है क्योंकि ये मल्टीपल इफेक्ट्स वाली जीन है तो इसलिए ये प्लियोट्रोपिक जीन भी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, तो इसको समझने की जरूरत है कि ये इनकम्प्लीट में भी आती है और ये प्लियोट्रोपिक में भी आती है। तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से कर लेना, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल आपकी। उसके बाद ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जेनेटिक मटेरियल है फॉर द टीएच मॉर्गन, आगे जो हमारे जेनेटिक्स के मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं उन्होंने ड्रोसोफिला लिया था, तो इसके ऊपर काफ़ी काम हम दिखेंगे आगे। तो ड्रोसोफिला में भी एक प्लियोट्रोपिक जीन है जो विंग साइज को कंट्रोल करती है, वो इसका मेजर फंक्शन है, ठीक है, मेजर है। और उसके बाद वही जीन जो है स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, लॉन्गेविटी, इसकी लाइफ जो है वो कितनी होगी उसको कंट्रोल करती है, ब्रिसल्स जो होते हैं इसके आगे फेस पे उसको कंट्रोल करती है। तो देन एग प्रोडक्शन जो है उसको भी कंट्रोल करती है, कितने एग्स प्रोड्यूस होंगे। तो दीज आर ऑल सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, विंग साइज इज प्राइमरी। तो ये भी प्लियोट्रोपिक जीन हो गई। उसके बाद हम लास्ट अपनी एक एग्जाम्पल ऑलमोस्ट जो है करेंगे, वो है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है।
सो दिस इज बाय बर्थ होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय बर्थ ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिंगल जीन की म्यूटेशन है। मेंडेलियन क्यों बोल रहे हैं इसको, सिंगल जीन की वजह से है, तो सिंगल जीन रिसेसिव जीन की म्यूटेशन है। अब नॉर्मल जीन जो है वो कैपिटल पी है एंड म्यूटेटेड रिसेसिव जीन जो है वो स्मॉल पी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो जीन्स जो है। अब कैपिटल पी जीन देखो, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो सकती है इंडिविजुअल में, या फिर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशंस में सो यहाँ पे इसका काम है एक एंजाइम प्रोड्यूस करना जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड का नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, राइट। तो ये एंजाइम क्या करता है, नॉर्मल हमारे अगर नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है ये, तो इसका काम है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को एक अनदर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, टायरोसिन, ठीक है। आपने अमीनो एसिड्स के नाम पढ़े हुए हैं, तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट करना टायरोसिन में, ठीक है। ये कन्वर्शन होती है हमारे लिवर में, ठीक है। तो ये एंजाइम चाहिए उसके लिए, और उस एंजाइम के लिए ये जीन है कैपिटल पी, आइदर इन द होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेट और इन द हेटेरोजाइगस स्टेट इन द इंडिविजुअल। टायरोसिन आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलानिन पिगमेंट में, जो हमारा स्किन का, आंखों में आइरिस का कलर, बालों में हेयर का कलर, ठीक है। तो ये सारे जो है मेलानिन पिगमेंट की वजह से होते हैं, तो ये आगे कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं कि म्यूटेशन के बाद क्या हुआ। देखो, कोई एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है, और अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो आप सोचो ये रिएक्शन होगी, नहीं होगी ना, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो फिर टायरोसिन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो टायरोसिन ना बनने की वजह से मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, तो जहां जहां मेलानिन होता है तो वो कैरेक्टर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट ये आ रहा है कि फिनाइल एलेनिन जो है वो इकट्ठा एकमुलेशन होना शुरू हो जाएगा इन द ब्लड, ठीक है। सो फिनाइल एलेनिन यूज नहीं हो रहा, तो अकमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्लड हो जाएगी। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड विल सो ईदर एक्सक्रीट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द यूरिन, ठीक है, या तो वो इसको एक्सक्रीशन कर देगा यूरिन में, और या फिर सो इसको ज्यादातर अमाउंट को इसके बच्चे के, छोटे बच्चे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर से बाय बर्थ ही होगा, तो छोटे से ही बच्चे के सो ब्रेन में ले जाएगा उसको, ठीक है। सो इट विल बी सो कैरी टू द ब्रेन, तो वहां पे अकोमुलेशन हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हाइपर फिनाइल एलेनिनीमिया, ठीक है। सो मतलब सो दैट इज ब्रेन में अकोमुलेशन हो गई। अब जब ब्रेन में अकोमुलेशन हुई तो वहां पे ये मोटर जो नर्व सेल्स हैं उनके साथ ही ये चिपक जाता है वहां पे, तो उसकी जो वर्किंग है उसको इफेक्ट करता है, तो उसकी बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। सो इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, तो बच्चे की डेवलपमेंट ब्रेन की नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन है वो ब्रेन की डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, ये इसका मेजर इफेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये जीन जो है डिफेक्टिव हो गई है तो सो ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाई और बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये इसका फंक्शन हो गया, सो ब्रेन की डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, ये इसका मेजर है। अब सो क्योंकि टायरोसिन बनाना था इसने, तो टायरोसिन अब सो जो है अगर बनता है तो फिर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो जिनको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। सो एक तो स्किन की पिगमेंटेशन, ठीक है। सो फिर उसके बाद बालों की पिगमेंटेशन, ठीक है, स्किन की जो हेल्थ है, ठीक है, सो नॉर्मल जो हेल्थ है उसको, तो ये भी सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, ये फीचर्स हैं जिनको ये जीन कंट्रोल करेगी। और अगर ये म्यूटेट हुई है तो ब्रेन की डेवलपमेंट में तो फर्क पड़ा ही पड़ा, साथ में पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड हेल्थ ऑफ द स्किन, तो ये तीनों चीजें इफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो कम हो जाएगी, सो डिक्रीज पिगमेंटेशन हो जाएगी स्किन की, बालों की, हेयर की, एंड एक्जिमा हो जाएगा, मतलब सो स्किन पे फंगल इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोन हो जाएगा, दैट पर्सन इज प्रोन टू दैट इन्फेक्शंस। तो इसलिए क्या, सो अब हमने ये देखना है कि इसमें जीन में जो है जो तीन चार फंक्शंस जो इसके हैं, मेजर है ब्रेन की डेवलपमेंट, एंड सेकेंडरी फंक्शंस हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड हेल्थ ऑफ द स्किन, तो ये सेकेंडरी है। जब जीन नॉर्मल है तो ये सारा कुछ ठीक रहेगा, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, पिगमेंटेशन वगैरह। पर जब ये म्यूटेट हो गई है तो फिर टायरोसिन नहीं बना तो पिगमेंटेशन वगैरह इफेक्ट हो गई, और उसके बाद अकमुलेशन फिनाइलएलानिन की हो गई, तो उसकी वजह से वो ब्रेन में चला गया, तो वहां पे अकमुलेशन की वजह से मोटर सेल्स जो है वो इफेक्ट हो गए, ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाई और बच्चा मेंटली रिटार्ड हो गया। तो देयरफॉर सो ये थे इसके मेजर इफेक्ट्स, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग,
that may lead to mental retardation, and then color of the skin and hair and decreased pigmentation जो है हो जाएगी. So with this we have completed the pleiotropical gene. I hope you have understood this. If so you got any problem, please write in the comment section, and kindly subscribe my channel and like and share the video. Thank you so much.